Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Sarwat. Welcome to the fourth lecture of isomerism. Today we will discuss about the optical isomerism. So let's have a look on today's lecture. Before starting the optical isomerism, we have to revise what is stereoisomerism. हम कहते हैं कि इन स्टीरियो केमिस्ट्री हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे आइसोमर्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है और इनका आयोपैक नेम भी सेम होता है और इनके एटम्स के दरमियान में जो कनेक्टिविटी होती है वो भी सेम होती है। तो इनके दरमियान जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है ये डिफरेंट होती है, जिसके नतीजे में इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और इन सब के रिज़ल्ट में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। सो वी कैन से दैट स्टीरियो आइसोमर वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, उनकी कनेक्टिविटी और आयोपैक नेम सेम होता है, बट दे हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स को नेक्स्ट किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को हम काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डिवाइड हो रहे हैं सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर के अंदर। इसको भी हम बहुत डिटेल के साथ लेक्चर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उनकी कनेक्टिविटी भी सेम होती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स उसके पास मौजूद होते हैं और बॉन्ड्स भी सेम होते हैं, बट उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके नतीजे में और उस अरेंजमेंट के नतीजे में जो आइसोमर्स हमारे पास आएंगे वो हम उनको कहेंगे कि ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, तो उनको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स है। और उन ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स का नाम देते हैं, जो पॉजिटिव इनेंशियोमर भी हो सकते हैं और नेगेटिव इनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं एक दूसरे का इमेज होते हैं, मीन्स टू से कि हमारे पास ये वाला एक मॉलिक्यूल है तो ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये इसका मिरर इमेज होगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमारे पास क्या चीज़ है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है ये सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म की, और ये ऐसे कंपाउंड्स में होती है जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि आप अपने हाथ की एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका एक हाथ दूसरे हाथ के साथ जब मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो जाते, इन दोनों के थंब्स जो हैं वो साइड पे निकल जाते हैं। सुपर इम्पोज होने का मतलब ये होता है कि एक चीज़ अगर उसके दूसरी दो आपस में एक दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हम रखें तो वो बिल्कुल उसके नीचे छुप जाए, नज़र ना आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हैंड जब दूसरे हैंड के साथ जाके मिल रहा है तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, उन दोनों के थम्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, सो दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या इनेंशियोमर्स हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर होता है, और कायरल सेंटर क्या होता है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल के साथ बता दूंगी। इसके बाद कायरल सेंटर के अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मौजूद होना ज़रूरी है, और वो एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा वो टेट्राहीड्रली उसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उसके साथ डिफरेंट एटम्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। So before starting the optical isomers we have to understand these basic terms। अगर हम इन बेसिक टर्म्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए टॉपिक को समझना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकी बेसिक्स पता होंगी। तो फर्स्ट टर्म इज़ द कायरल या फिर कायरलिटी, एंड द सेकंड टर्म इज़ कायरल कार्बन
या एसिमेट्रिक कार्बन, हम इसको कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम देख लेते हैं इनकी डिटेल्स। तो कायरल या कायरलिटी, हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ये कायरल है जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो हो, बट वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज ना हो रहे हों। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज ना हो रहे हों, उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। और ज़्यादातर कायरल मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि उनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज़ दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड ना कर पाएँ, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। जैसे कि बहुत से एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हैं, जैसे कि आप अपने हाथों को देखें तो ये आपको ये हमारे पास कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप नोटिस करें, एक हाथ को दूसरे हाथ के पास लाएं तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज आपको नज़र आएंगे, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। और इनके अंदर सिमेट्री भी मौजूद नहीं है। आप इनको अगर अपने हाथ को अगर आप कट करें तो आप देखेंगे कि आप दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी तरीके से इसको कट नहीं कर सकते। सो इनके अंदर सिमेट्री मौजूद नहीं है। सो दे आर कायरल ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये होता है कि एक हाथ को मतलब एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखें तो वो बिल्कुल उसके पीछे छुप जाए, नज़र ना आए। लेकिन जब हम अपने हैंड्स को एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक हाथ का थंब जो होता है एक साइड पर होता है, दूसरे हाथ का दूसरी साइड पर होता है। तो ये एक दूसरे को छुपा नहीं सकते। सो दे आर द कायरल ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको कन्फ्यूजन रहती है कि कायरल का मतलब है कि कायरल कार्बन होता है। सो यू हैव टू क्लियर कि कायरल और कायरल कार्बन में बहुत डिफरेंस है। कायरल कार्बन जो होता है वो एक ऐसा कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम कायरल या कायरलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हेन इट इज़ नॉट सुपर इम्पोजेबल टू इट्स ओन मिरर इमेज। तो ये होगी हमारे पास कायरलिटी। तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा हो तो कौन सी कंडीशन उसके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये है कि उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चल जाएगा। और उस कार्बन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि उसके जो दो आइसोमर्स बन रहे हो हमारे पास इनेंशियोमर्स बन रहे हो, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल टू देयर ओन इमेजेस। मतलब उनके जो इमेजेस हों वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज ना हो रहे हों। तो यहाँ पर हम कायरल ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अब आप अपने हैंड्स को देखें। आप यहाँ पर देखें, अब आप लोग कि लेफ़्ट हैंड है एंड दिस वन इज़ अ राइट हैंड। जब इन दोनों को आप आपस में मिलाते हैं तो देखें एक का थंब इस तरफ को निकला हुआ है, दूसरे का थंब इस तरफ को निकला हुआ है। सो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। सो जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज ना हो रहा हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ए कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम यहाँ पे ही समझ लेते हैं। जैसे कि एक बॉटल है यहाँ पर, ये उसकी मतलब एक इमेज है, उसका रियल इमेज ये वाला है, लेफ्ट हैंड को हम कंसीडर कर लेते हैं एंड उसके अंदर से हमने उसके दरमियान हमने मिरर रख दिया और सामने उसका ये मिरर इमेज है। सो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हमें नज़र आ रहे हैं। जब इसको हम दोनों को हम मिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ये दोनों देखें बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दे आर सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो हम कहते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स तो जो अपने ही मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज हो जाएं उनको हम कायरल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये आपको कायरल ऑब्जेक्ट्स और ए कायरल ऑब्जेक्ट्स की समझ आ गई होगी।
और हमारे पास सेकंड पॉइंट था कि कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर क्या होता है। तो ऐसा कार्बन हमारे पास एसिमेट्रिक होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके साथ जो भी केमिकल ग्रुप्स या कोई भी ग्रुप्स अटैच्ड हों वो चारों के चारों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, उसके साथ दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तीसरा क्लोरीन अटैच है, या फिर चौथा जो होगा वो ब्रोमीन अटैच्ड है। तो इस तरह से चारों ग्रुप्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका जो होगा स्ट्रक्चर वो sp3 होगा और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इसके पास देखें, इसके पास ये सारी कंडीशंस हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाला कार्बन जो है ये हमारे पास कायरल कार्बन है, ठीक है, या कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर हम इसके अंदर से दरमियान से यहाँ से अगर हम यहाँ से मिरर प्लेन पास करवा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एटम नंबर या ग्रुप नंबर 4 की पोजीशन जो है वो दूसरी साइड पर चली गई है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से तीसरे कार्बन की डायरेक्शन भी चेंज होके इस तरफ आ गई है और इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 की पोजीशन जो है वो भी चेंज हो चुकी है। सो ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहीड्रल हो और उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हों वो डिफरेंट हों, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कायरल कार्बन है। और यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आप इस मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से कट करके देख लें, ये दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी सूरत कट नहीं हो सकता। जब इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो ये अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक कायरल एटम या फिर एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद हो उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट था थर्ड टर्म जो थी वो थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास जो सिंपल लाइट होती है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में होती है और वो तमाम डायरेक्शंस में प्रोपागेट कर रही होती है, स्कैटर हो रही होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, ये इसकी डायरेक्शंस देखें हर तरफ को जा रही है ये। अगर इसके आगे हम निकोल प्रिज्म प्लेस कर दें और इसके ऊपर से इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करवाएं तो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, उस लाइट को यूनी डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट कर देगा। और ये यूनी डायरेक्शनल लाइट जो होगी इसको हम कहेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स जो होती है ये हमारे पास होती है द लाइट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन जस्ट वन प्लेन, मीन्स के एक ही डायरेक्शन हो, उसकी यूनी डायरेक्शनल हो। और नॉन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जो ऑल डायरेक्शंस के अंदर ऑसिलेट कर रही हो या रोटेट कर रही हो। यहाँ पर देखें ऑर्डिनरी लाइट जो है ये हमारे पास नॉन पोलराइज्ड है और जो हमारे पास निकोल प्रिज्म से निकलकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन रही है ये इसको हम कहेंगे कि ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक हो गया। और पोलराइजर वो ऑब्जेक्ट होता है जो पोलराइजेशन का बाइस बन रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर निकोल प्रिज्म हम यूज़ करें तो इसको हम पोलराइजर बोलेंगे। अब हम तीनों बेसिक टर्म्स को तो स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमारे पास क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप है और ये ऐसे कंपाउंड्स में होती है जो अपने ही मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोजेबल ना हो, ठीक है। और एक ऐसे दो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स बनाएं, ये दो ऐसे आइसोमर्स या इनेंशियोमर्स बनाएं उनको हम नाम देंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स का या इनेंशियोमर्स का। और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिसके पास कायरल सेंटर होता है और उसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो होता है जिसके पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसके साथ जो चारों ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है हमारे पास ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है क्योंकि इसके साथ चारों जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन की, जिसके पास जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर रहा है क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 2 पर चारों ग्रुप्स अटैच जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक इसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर
ग्रीन कलर में। ऊपर इसके पास हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस तरफ इसके पास इथेन अटैच है, CH2CH3 अटैच्ड है, और यहाँ पर इसके पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो इट इज़ अ एसिमेट्रिक कार्बन और इट इज शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है 2-क्लोरोब्यूटेन का। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन एटम अटैच्ड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं तो ये वाला कार्बन हम देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, या कायरल कार्बन इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे इथेन अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन है। सो इट्स अ ऑप्टिकल आइसोमर। अगर हम इसके अंदर से प्लेन पास करवाएं तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर मिथेन की पोजीशन जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। क्लोरीन जो था पहले राइट साइड पर था, अब इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पर चली गई है, और हाइड्रोजन जिस तरह से उसकी पोजीशन भी उसके उलट हो गई है, ठीक हो गया। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये इसके पास एक कायरल कार्बन मौजूद है, एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्पेशल डिफरेंसेस बिटवीन आइसोमर्स। आइसोमर्स के दरमियान स्पेशल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि दो फॉर्म्स में ये आइसोमर्स होते हैं, और दोनों जो होती हैं एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है कि एक दूसरे को प्रॉपरली कवर अप नहीं कर सकती, ठीक है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकती एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच होकर एक दूसरे को कवर करना, स्टेक करना, ये नहीं कर सकती नॉन सुपर इम्पोजिबल में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एक कंपाउंड है, तो इसको देखें, और इसके दरमियान में हमने क्या कर दिया, प्लेन पास करवाया है, तो इसका जो इमेज होगा, मिरर इमेज होगा ये वाला, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, और इसके पास कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी सेम ही है, बट इसकी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो गई है, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेड वाला ग्रुप था वो पहले यहाँ पर था, अब वो दूसरी साइड पर आ गया यहाँ पर, और इसी तरह से ग्रीन वाला जो था वो इस तरफ था राइट साइड पर फर्स्ट वाले कंपाउंड में, तो दूसरे कंपाउंड में ये लेफ़्ट साइड पर आ चुका है। इसी तरह से येलो वाला ग्रुप जो था उसने भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिरर इमेज भी होते हैं और एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज भी हो सकते हैं। उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है स्पून की। अगर हम एक स्पून को दूसरे स्पून के ऊपर रखें तो वो उसका एक तो मिरर इमेज भी होता है और दूसरा इसके साथ सुपर इम्पोज बिल्कुल मैच हो जाता है कि उसमें हम उसको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे से अलग नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोजेबल हो बट मिरर इमेज ना हो, उसमें हम एक बुक की एग्जांपल ले सकते हैं। बुक की एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं कि एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे के को कवर कर लेंगी, लेकिन वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होंगी, ठीक है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की एग्जांपल हमारे अपने हैंड्स हैं, मतलब हमारे दोनों हाथ। अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, उनमें हमारे थम्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए ज़रूरी है कि कोई भी मॉलिक्यूल ये दोनों कंडीशंस जो है वो फॉलो करता हो, एक तो वो मिरर इमेज रखता हो, दूसरा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो हर ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है हमने पीछे ही अभी स्टडी किया है कि वो
यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। और एक आइसोमर जो होगा वो लाइट को क्लॉकवाइज मींस के राइट की तरफ रोटेट कराएगा, और दूसरा जो होगा उसको लेफ़्ट साइड की तरफ करवाएगा मींस के एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा। इसी तरह से रोटेशन ऑफ लाइट को हम पोलैरीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। और रोटेशन ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम वो प्लेन पोलराइज लाइट जो हमारे पास आ रही होती है वहाँ से मेजर करते हैं। और प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये जब अपीयर होती है तो मतलब कायरल कार्बन वाले एटम्स में से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में से जब हम गुजारते हैं तो उसको अगर राइट साइड की तरफ रोटेट करेगा तो हम उसको कहेंगे ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है। इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर वो उसको लेफ्ट साइड की तरफ करेगा तो उसको हम कहेंगे कि लीवो फॉर्म है हमारे पास, और इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रेसिमेट। रेसिमेट जो है ये है 50-50% मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स दैट इज़ अ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इसको हम कहेंगे कि ऐसा हमारे पास मिक्सचर हो जिसमें 50% जो हो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म हो और 50% हमारे पास लीवो फॉर्म हो, तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीवो मिक्सचर है। और ये दोनों ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो होंगे आइसोमर्स के, लीवो और डेक्स्ट्रो के, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। इसी तरह से एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कॉमनली फार्मास्यूटिकल्स और बायोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, इसके अलावा ड्रग्स के अंदर हो सकती है। और यहाँ पर हम स्मॉलर डोजेस लेते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और सेफ भी रहे, ठीक है, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, ताकि इसका मीन्स कि अगर हम उसकी सेफ़ अमाउंट ले रहे हैं, स्मॉलर डोजेस ले रहे हैं, तो ये सेफ़ भी रहेगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। और इससे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पोलैरीमीटर किस तरह से वर्क करता है। तो पोलैरीमीटर जो है ये इस तरह से वर्क करेगा कि एक लाइट सोर्स से हम लाइट पास करवाएंगे। एक लाइट सोर्स जो है हमारे पास नेचुरल लाइट सोर्स जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में होता है, और वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर प्रोपागेट कर रही होती है। तो उसको जब हम एक पोलराइजिंग फिल्टर या फिर नाइकोल प्रिज्म के ऊपर से पास करवाएंगे तो उसको यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है। जब वो यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करेगा तो वो सब्सटेंस जो होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी और वो लाइट को रोटेट करेगी, ठीक है। वो एनालाइजिंग फिल्टर जो होगा वो लाइट को मैक्सिमम कर देगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन जो होगी उसको हम ऑब्जर्वर जो लाइट हमारे पास बाहर को आ रही होगी यूनी डायरेक्शनल की फॉर्म में, वहाँ से हम उसको मेजर कर सकेंगे। अगर लाइट अपेयर होगी कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है या राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। और अगर वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास लीवो है। ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक जो था ऑप्टिकल आइसोमर्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला, लेक्चर से पहले मैं उनको आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार समरी कि अभी तक आइसोमेरिज्म के अंडर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, उसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमारे पास क्वेश्चन है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है तो ये हमारे पास कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके नतीजे में हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डू द कंपाउंड्स हैव द सेम कनेक्टिविटी। अगर तो उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स अटैच्ड हैं उसकी सेम कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने पढ़ा था पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसी तरह से अगर
किसी उन कंपाउंड्स के अंदर सेम कनेक्टिविटी नहीं है एटम्स की या सेम स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स जब तक हमारे पास आगे, तो हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि कैन द कंपाउंड्स बी इंटर कन्वर्टेड बाय द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, कि कंपाउंड्स को हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड या सिंगल बॉन्ड के अंडर रोटेट करवाकर उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो हम उसको कर सकते हैं तो ये हमारे पास कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हो जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास ये कंपाउंड्स आएंगे, इनको अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कंपाउंड्स इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते अबाउट द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास आएगा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और जब तक हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमर्स आ चुके हैं तो इसके बाद क्वेश्चन राइज होता है कि इज़ द आइसोमर एट द डबल बॉन्ड, क्या ये आइसोमरिज्म डबल बॉन्ड के अराउंड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, इन केस ऑफ लाइक अल्कीन्स के केस में होगा या रिंग के केस में होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है। और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। उसके अंडर सिस और ट्रांस की फॉर्म आती है, उसको भी हम लेक्चर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास कन्फिगरेशनल आइसोमर्स आ चुके हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या ये आइसोमर्स डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेट कर पाएंगे। अगर तो नहीं, तो इसके नतीजे में हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि आर द कंपाउंड्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, कि ये कंपाउंड्स जो हमारे पास बने हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ मीन्स कि अपने ही मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। अगर तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास इनेंशियोमर्स बनेंगे। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो इसके नतीजे में हमारे पास डायास्टीरियोमर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में, और हमारे पास टॉपिक बचे हैं इनेंशियोमर और डायास्टीरियोमर्स, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।